हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, होपफुली आप बहुत बढ़िया से अपने सारे टॉपिक्स करते चल रहे हैं। अभी तक हमने आपका जो ये नोमैडिक एम्पायर वाला चैप्टर था, इसमें करियर ऑफ चंगेज़ खान तक की कहानी कंप्लीट कर ली। लास्ट वीडियो में आपने समझ लिया कि कैसे नोमैडिक एम्पायर बना, मीन्स द पीपल हु वर बेसिकली नोमैडिक, हाउ दे हैव क्रिएटेड वास्ट एम्पायर। तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की किन लोगों ने, जो घुमक्कड़ थे, नोमैडिक थे, खानाबदोश थे, एक जगह नहीं टिकते थे। और इनका लीडर कौन था? चंगेज़ खान। तो आपने समझ लिया कि कैसे चंगेज़ खान का करियर जो है वो एक छोटे कबीले से इतने बड़े साम्राज्य तक बढ़ा। अब आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चंगेज़ खान के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द चंगेज़ खान। तो आपने ये देख लिया था चंगेज़ खान की बर्थ कब हुई थी और उसका कैसे एक्सपेंशन उसने किया, ग्रोथ पूरी, और उसके बाद उसकी डेथ तक, वो हमने सारा कुछ देख लिया था, है ना। बर्थ से डेथ तक की पूरी कहानी, तो वो पूरा टॉपिक था करियर ऑफ चंगेज़ खान। उसको देख लिया होगा तो आगे समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, और नहीं देखा है तो उसको जल्दी से आगे देख लो। तो उसके बाद फिर आप ये वाला बहुत आसानी से समझ जाओगे। इसमें आप क्या समझने वाले हो? द मंगोल्स आफ्टर चंगेज़ खान, यानी कि क्या हुआ मंगोल्स का, कितना ग्रोथ हुई और आगे कितना और एक्सपेंशन हुआ, क्या कोई सिविल अनरेस्ट हुआ, क्या इनके बीच में कोई डिस्कंटेंट हुआ, ये सारी चीज़ें समझेंगे हम इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में कि किस तरीके से। तो एक बार जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा 1167, दिस वाज द बर्थ ईयर ऑफ द तेमुजिन। तेमुजिन वाज द नेम ऑफ चंगेज़ खान, द चाइल्डहुड नेम, और बेसिकली यू कैन से द एक्चुअल नेम। The actual name of Changiz Khan was Temujin, and this name was given, ये नाम इसलिए दिया गया था because when he was born there was a blood clot in his hand, मुट्ठी बांधे हुए था, उसमें ब्लड क्लॉट था, तो इसलिए ऐसा समझा लोगों ने। कबीलाई जो लोग थे उन लोगों ने जो कुछ भी इसके इंडिकेशन समझे, उसका इंडिकेशन ये था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, यानी मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान है। तो इस तरीके के उनको लगा और उन्होंने इसका नाम रखा उसी से रिलेटेड तेमुजिन। तेमुजिन का मतलब होता है पर्सन विद आयरन विल, या आप कह सकते हैं ब्लैक स्मिथ, मतलब थोड़ा सा आयरन से रिलेटेड है कुल मिला के, कुछ भी हो हम समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो तेमुजिन हो गया। तेमुजिन के बाद फिर आपने देखा कि अगले 10 सालों में इसको बहुत ज़बरदस्त संघर्ष का सामना करना पड़ा। फादर को पॉइजन दे दिया गया, इसकी वाइफ जो है उसको एबडक्ट कर लिया गया, इसके अलावा इसकी मदर जो है वो कबीले से निकाल दी गई, और वो यानी चंगेज़ खान बाकी तेमुजिन मतलब बाकी सारे भाई बहनों के साथ यहाँ वहाँ की बेचारा ठोकर खाता हुआ घूम रहा है। तो थोड़ा सा सैड स्टोरी आ गई यहाँ पे पिक्चर में, है ना। तो जैसा पिक्चर की शुरुआत में होता है ना, देखते हो कि हीरो बेचारा यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, कुछ इस टाइप का सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो शुरुआत के जो 10 साल हैं बहुत ही खतरनाक गुजरे। इनफैक्ट इसको खुद को भी कुछ कबीले के लोग जो हैं, इसके राइवल कबीले वाले जो लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं, इन्होंने बंदी बना लिया, स्लेव की तरह रखा, इसको बंदी बना के रखा। फिर वहाँ से ये बोगुर्चू, इसका जो दोस्त है, उसकी हेल्प से बाहर निकलता है। सो दीज वर द ईयर्स ऑफ slavery and the struggle from 1160 to 70, means the initial 10 years were the years of struggle, संघर्ष से भरे हुए साल थे। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। संघर्ष जो है अब वास्तविकता में कैसा है, हाँ पहले थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता हुआ और धीरे धीरे आगे अपने एक्सपेंशन की तरफ सोचेगा। तो 1170 से 80 के बीच में तो बहुत छुटपुट कबीलाई अटैक जो है वो हुए, लेकिन बाद में इसने 1180 से 1190 के बीच में आप देखोगे कि बड़ी अलायंस फॉर्म की। इनफैक्ट आप देखते हैं कि जमुका है, तुगरील खान है, जिसे आप ओंग खान भी कहते हैं, इन लोगों को डिफीट करेगा, ठीक है ना। और इनफैक्ट तुगरील खान से पहले इसने दोस्ती की, क्योंकि तुगरील खान उस समय थोड़ा सा मजबूत पर्सनालिटी है, तो उससे दोस्ती करके बाकी सारे लोगों को इसने डिफीट किया और फिर उसको खुद को भी मार दिया। तो ये उसका अलायंस का टाइम पीरियड है। और इस तरीके से 1203 आते आते 1203 आते आते इसने लगभग सारे राइवल्स जो थे, ऑपोजिशंस जो थे, उनको समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और अब था वो समय, वो टाइम कि एक छत्र राज्य करेंगे अपन, कोई भी हमारा राइवल नहीं है, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसको और एक आध साल लगेंगे प्रॉपर कॉन्सोलिडेट करने में और एक बड़ी आर्मी बनाने में, बड़ा अलायंस बनाने में। 1206 में व्हेन देयर वाज नो राइवल, देयर वाज नो एनी क्लैन, देयर वाज नो एनी फैमिली और ग्रुप हु कैन स्टैंड अगेंस्ट द चंगेज़ खां। कोई भी ऐसा नहीं हो जो चंगेज़ खां के सामने खड़ा हो सके,
है ना। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, जितने कबीलाओं को इसने हराया वगैरह था और सारे जो बाकी उस समय अलग अलग आइडेंटिटी वाले कबीले थे, उन सब की एक कॉमन पंचायत, महापंचायत हुई, उन सब की कॉमन एक मीटिंग हुई, ध्यान रखना, ठीक है। उस कॉमन मीटिंग में तेमुजिन इन 1206 तेमुजिन वाज प्रोक्लेम्ड एज द चंगेज खान। इसका मतलब द यूनिवर्सल रूलर ऑफ मंगोल्स मींस ऑल द क्लैंस ऑफ मंगोल ट्राइब, और इनफैक्ट जो दूसरी आसपास की और ट्राइब्स थी, दे एक्सेप्टेड तेमुजिन एज देयर सुप्रीम रूलर, और यहीं से इसका नाम पड़ गया चंगेज खान। चंगेज खान का मतलब ही क्या है, यूनिवर्सल रूलर या सुप्रीम रूलर। इन दिस वे यू कैन से तेमुजिन बिकेम चंगेज खान। तो ये पूरी कहानी है उसके तेमुजिन से चंगेज खान बनने की। 1206 से 1227 के आसपास एक्सपेंशन किया इसने। आपने देखा कि इसके शुरुआती एक्सपेंशन जो थे वो चाइना की तरफ फोकस थे। चाइना को पूरी तरह 100% नहीं जीता, मतलब पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद उसने ऑक्यूपेशंस जारी रखे हालांकि वहाँ, और बाकी दूसरे डायरेक्शंस की तरफ भी मुड़ गया, ठीक है। और फिर इसके अलावा सेंट्रल एशिया की बाकी कंट्रीज से होते हुए ईरान, खवारिज्म इस तरफ आ गया, ठीक है। और ये 1227 तक कंटिन्यूसली क्या है, आप देखेंगे कि 1215-16 तक कंटिन्यूसली आप देखेंगे वॉरफेयर में एंगेज रहेगा। फिर 1227 में फाइनली मृत्यु हो गई भैया, वापस जाना पड़ गया, और क्या, टिकट कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से दिस वाज द अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ चंगेज खान। देख सकते हैं काफी गुस्से में लग रहा है। तो दिस इज द बिगनिंग। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान, व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ द चंगेज खान, चंगेज खान की डेथ के बाद क्या हुआ, तो हम देखते हैं। अब मंगोल एक्सपेंशन हम देख लो, एक उस समय तक का एरिया देख लें पहले जिस समय की हम बात कर रहे हैं, यानी चंगेज खान के बारे में बात हो रही है। तो चंगेज खान के रहते रहते प्लस चंगेज खान के जाने के बाद दोनों टाइम पे आप देखो कि मंगोल एम्पायर का एक्सपेंशन जो है वो कितना हो गया है। और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही। तो देखो, मंगोल्स का एक्सपेंशन अगर हमें समझना हो तो मंगोल का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से हुआ उस जमाने में। फर्स्ट फेज 1236 से 1242 और सेकेंड फेज है 1255 से 1300, यानी टोटल मंगोल एक्सपेंशन जो हुआ है नॉट ओनली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान बस के टाइम पे नहीं, उसके जो बेटे हैं, उसके जो पोते हैं, इन सब क्या ओवरऑल हम एक्सपेंशन जो है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसमें 1227 was the year when Changiz Khan died and when he was on his deathbed, उस समय ऐसा नहीं है कि कैंपेन्स नहीं चल रहे हैं, मल्टीपल फ्रंट्स पर उस समय कैंपेन्स चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि उसके बेटों में एरिया जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा जो कैंपेन है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी, आप कह सकते हैं, उतनी इंटेंसिटी एग्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन फिर से अगले जो आप कह सकते हैं कि किश्त, अगली इंस्टॉलमेंट जो एग्रेशन की शुरू होने वाली वो 1236 के आसपास फिर से शुरू होने वाली। इसलिए हमने इसको कहा कि मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान, यानी ये जो पूरा टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान। तो चंगेज खान के बाद जब एक्सपीडिशन शुरू हुए वो कब से शुरू हो रहे हैं, 1236 1236 से 42 के बीच में, क्लियर है। तो ये जो 6 साल का एक्सपेंशन है फर्स्ट फेज, इसमें आप देखोगे कि दे आर फोकसिंग टूवर्ड्स द इंटायर सेंट्रल एशिया, पूरे सेंट्रल एशिया के एरिया को कवर कर रहे हैं, एज वेल एज दे आर मूविंग अपवर्ड और नॉर्थ की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, जहां पर ये रशियन स्टेपी, ठीक है, क्रीमिया मिया, ये जो पूरा पोर्शन है ये सब पूरा अपने अंडर में ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रशियन फोर्सेस को ज़बरदस्त डिफीट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बल्गारिया वगैरह, कीव, पोलैंड, हंगरी, देख रहे हैं आप, ऑल दोज कंट्रीज वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मंगोल रूलर्स। तो पहले फेज में हम देखते हैं कि रशिया और रशिया के एडजेसेंट जो टेरिटरीज हैं, जो कि आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उस समय इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते थे, तो इन सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया, कह सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर लिया, ठीक है। देन द सेकेंड फेज 1255 टू 1300, 1255 से 1300, अगले 5 साल के आसपास आप देखेंगे, ठीक है, 5 साल की, अगले 50 ईयर्स के आसपास आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है। तो इस दौरान ना सिर्फ एक्सपेंशन हुए, इस दौरान कंसोलिडेशन, कॉन्क्वेस्ट,
दोनों होंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल चाइना, हम देखेंगे कि पूरा का पूरा चाइना जो है वो मंगोलों के कंट्रोल में है। मैक्सिमम चाइना वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मंगोल रूलर्स। एट द सेम टाइम ईरान, इराक एंड सीरिया में, क्योंकि बीच में क्या हुआ, बीच में गड़बड़ी हो जाएगी इन लोगों से, और ईरान, इराक, इजिप्ट और ये जो एरियाज़ हैं ये थोड़ा सा इनके कंट्रोल से लूज़ होने लग जाएंगे। तो वापस से सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जो वेव है, इस वेव में हम देखते हैं कि वो पूरा एरिया भी कैप्चर होगा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? अब आप देख रहे हैं, आप ये मन में सोच सकते हैं कि बीच में गैप क्यों देखने को मिल रहा है। तो उसका हालांकि अभी थोड़ा बहुत रीज़न अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक आइडिया दे देता हूं आपको कि हमेशा होता क्या है। हमेशा होता ये है कि जब सुप्रीम जो रूलर है, ठीक है, तो जो सुप्रीम रूलर है ये अब चला गया, लेकिन इसके जो सक्सेसर्स हैं, 4 तो इसके बेटे, मेन जो 4 बेटे हैं, उसके बाद उनके बेटे हैं, यानी चंगेज़ खां के ग्रैंडसन्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है, अब चूंकि वैसे भी ये लोग नोमैडिक लोग हैं ना, वो ट्राइबल वाला 100% नहीं जाएगा। कितना भी हो जाएगा ये, मतलब इनका एम्पायर का एक्सपेंशन कितना भी हो जाएगा, कितने भी बड़े सम्राट बन जाएंगे, लेकिन जो वो कबीलाई मूल भावना थी ना, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो वो तो वैसे भी हर जगह आप देखने को मिलेगा आपको कि जब भी कोई बहुत बड़ा राज्य होता है तो फिर उसके जो कंटेंडर्स होते हैं, उसमें जो राजा के सक्सेसर्स होते हैं, उनके बीच में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आम है राज्य के लिए। अब इतना बड़ा साम्राज्य है और इस साम्राज्य को मैनेज करने के लिए उनके बेटों और पोतों के बीच में संघर्ष ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बीच में हमें यही एक सिचुएशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी कैंपेन एक साइड में चल रहा है, लेकिन अचानक उसको लगेगा कि यार मेरा बड़ा भाई या मेरा जो बड़ा जो वो है पोता है या कोई भी है रिलेटिव, वो तो उस एरिया में जा रहा है और उस एरिया में ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस है, तो चलो हम भी उस एरिया में चलेंगे। तो कुछ ना कुछ इस तरीके के कॉन्टेस्ट्स होते रहेंगे, जिसकी वजह से इनका ये सिस्टम जो है वो हैम्पर होता रहेगा। तो होपफुली ये क्लियर हो गया कि 2 फेजेस में हम देखेंगे मंगोल एक्सपेंशन को, और 2 फेजेस में इन्होंने मैक्सिमम एरिया को, इतना बड़ा एरिया कैप्चर करेंगे कि आप देखोगे कि चाइना से लेके कैस्पियन सी तक का होल रीजन, फ्रॉम चाइना टू कैस्पियन सी, ठीक है। सो फ्रॉम चाइना टू कैस्पियन सी द इंटायर रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मंगोल रूलर्स। इनफैक्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के कुछ कुछ एरियाज़ जो है अफगानिस्तान के आसपास के इधर से होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। भारत में पूरी तरीके से एंटर नहीं किया इसने। चलो, तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब देखो, चंगेज़ खां की डेथ हुई 1227, जो हमने देख लिया, और उसके डेथ के बाद आप देखोगे कि उसका जो पूरा साम्राज्य है वो साम्राज्य बट गया पैसिफिक ओशन से लेके कैस्पियन सी तक, ठीक है। उसके 4 बेटों ने आगे जाके उसकी विरासत को संभालने की कोशिश की, ठीक है। इसके जो 4 बेटे हैं, ये वही उसकी जो मेन वाइफ है बोरते, ठीक है, उसके बेटे हैं बेसिकली। मतलब कुल मिला के जो होता है ना, जैसे मुख्य रानी जो होती है, मेन जो क्वीन होती है, तो शी वॉज बोरते। तो द फर्स्ट वन इज जोची, चागताई, ओगदेई एंड तालुई वॉज द यंगेस्ट वन, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको स्पेलिंग TOLUY भी मिलेगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, दोनों ही सही हैं। सो इन दिस वे देर वर 4 रूलर्स, जोची हो गया, चगताई खान हो गया, ओगदेई खान हो गया और तालु, यानी अब 4 खान निकल के आ गए, जिन्हें ग्रेट खान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देर वर 4 ग्रेट खान्स, अब 4 ग्रेट खान हो गए, और 4 ग्रेट खान के और 1-1, 2-2 इस तरीके से बेटे हैं, तो इस तरीके से 5-6 और ग्रेट खान हो जाएंगे आगे जाके। मतलब ग्रेट ही ग्रेट खान, पहले सिर्फ एक ग्रेट खान था जिसका नाम था चंगेज़ खान, लेकिन अब ये भी ग्रेट खान, ऑब्वियस सी बात है, अब डेथ हो गई है पिताजी की, और पिताजी के डेथ के बाद जो एरिया हमको मिला है, तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनके बीच में अब राज्य को लेकर रिलेशनशिप है, एट द सेम टाइम किस तरह से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। चलो, सो आफ्टर 1216 द ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ कैंपेन कुड नॉट बी सस्टेन इन द वेस्ट, क्लियर। तो अभी आपने वहां पे क्या देखा, अभी आपने देखा कि 2 फेज में चल रहा है। तो 2 फेज में पहली फेज जो थी 1236 से के आसपास वाली, 1236 से 42 के बीच वाली, इसमें क्या हुआ शुरुआत में कुछ समय तक ये लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे, मतलब 27-28 में जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो समय कुछ समय तक 7-8 साल बीच में रेस्टिंग पीरियड रहेगा, जहाँ पर ये छोटा छोटा ध्यान देते रहेंगे आसपास के एरिया को, कि जहाँ पर जीत लिया है उसको थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते रहें। अभी बड़े लेवल पर फिर से शुरू नहीं किया। 1236 के आसपास बड़े लेवल पर कैंपेन शुरू किए,
वो 42 तक चला। उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुल मिला के कहना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम 1260s आते आते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनके जो एक्सपेंशन है वो ही इनफैक्ट सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ कैंपेन कुड नॉट, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कि 1242 के बाद, आफ्टर द 1242, द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 4 सक्सेसर्स ऑफ चंगेज खां, मतलब 4 जो पुत्र देख लिए आपने, और इनफैक्ट ग्रैंडसन्स जो अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो इनके बीच में भी जो वैमनस या पर्सनल एनिमिटी, या नॉट ओनली द पर्सनल एनिमिटी बट कह सकते हो कि एक कंपटीशन की भावना, कौन सा क्षेत्र किसके अधीन होना चाहिए इसको लेके कोई श्योरिटी ना होना, ठीक है, क्योंकि चंगेज़ खां के रहते रहते ये चीज़ें एकदम 100% क्लियर नहीं थी कि कौन किस एरिया को इस तरीके से 100% संभालेगा, ठीक है। कुछ एरियाज दिए चंगेज़ खां ने, लेकिन प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो 1242 से कुछ समय तक, लगभग अगले 17-18 साल तक, ये जो सिविल अनरेस्ट जैसे सिचुएशन चलेगी, इस सिविल अनरेस्ट का पीक पॉइंट क्या होगा, 1260s। 1260 के बाद जो ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ कैंपेन है, मीन्स द काइंड ऑफ एग्रेशन दे वर मेंटेनिंग इन द वॉर, द एक्सपेडिशन, द कैंपेन, जिस तरीके के युद्ध लड़ रहे थे ये लोग, उस तरीके के युद्ध अब नहीं लड़ पाएंगे, स्पेशली इन द वेस्टर्न एरिया, पश्चिम की तरफ। क्लियर है। पश्चिम की तरफ का मतलब आप समझ रहे हैं कि मंगोलिया से अब आप ले लो तो सेंट्रल एशिया होते हुए ईरान, ये खवारिज्म, इजिप्ट, इन सब का जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा यूरोप की तरफ आना, पश्चिम की तरफ की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन। समझ में आ रही बात? तो 1260s के आसपास आते आते द डिफरेंसेस वर सो हाई, सो डीप, है ना, यानी इनके बीच के जो अंतर हैं, इनके बीच की जो सक्सेशन है, पॉलिटिक्स है, इनके बीच की जो पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन है, ऐसा कहना चाहिए, उत्तराधिकार को लेके जो इनके बीच में राजनीति हो रही है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह के ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आपने देखा चंगेज़ खां के ज़माने में क्या था, मतलब थोड़ा सा भी इनसिक्योरिटी किसी भाई से लग रही है तो सीधा जान ही निकाल लो उसकी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं होती थी कि बीच वाला रास्ता निकालने की, यार देख लो मेरा भी मन है रूल करने का, तुम्हारा भी मन है रूल करने का, आधा आधा बांट लिया अपन, ऐसा नहीं। रूल करने का मन है मतलब मेरा रूल करने का मन है, तुम निकल लो, तुम दूसरा जन्म लेके आओ, फिर देखा जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन कैन बी सीन हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ द कैंपेन सफर्ड, यानी इनके आपसी झगड़ों के चक्कर में, अब जो पहले आपसी झगड़ा निपटाएंगे तब तो दूसरे को मारने जाएंगे ना, आपसे में लड़े मड़े जा रहे हैं तो फिर दुश्मन का, ठीक है। चलो उसका कारण देखो, कारण क्या है, अब हम यहाँ से समझते हैं। कारण में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बड़ा बेटा जो है और जो मझला बेटा है, ठीक है, जोची एंड ओगदाई, मझला ही कह सकते हैं एक तरीके से, या थर्ड नंबर का कह दो, ठीक है। जोची है, चगताई है, ओगदेई है और तोलुई है, दीज वर द 4 सन्स। क्लियर। तो चंगेज़ खां ने अपने समय रहते हुए अपना जो छोटा बेटा था, सबसे छोटा बेटा था, इसको कुछ, है ना, ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मतलब होता है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कुछ कुछ राजाओं के टाइम पर, है ना, छोटा बच्चा थोड़ा ज़्यादा दुलार प्यार से वो हो जाएगा। तो चंगेज़ खां के टाइम पर भी बहुत सारे, अच्छा थोड़ा बहुत योग्य भी है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती, मान लो आप युद्ध में भेज दिए किसी को और लड़ना आते ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आप उसी को फेवर करोगे ना जो थोड़ा योग्यता भी दिखाएगा अपनी। तो तोलुई जो है ये योग्य है भाई साहब। अब जब योग्य हैं ये, ठीक है, अभी आपको मैंने यहाँ पर ब्रांच भी दिखाई, ठीक है, ये देखो, तो जोची, चगताई, ओगदेई, ठीक है, ये चंगेज़ खां के 3 शुरुआती बेटे हो गए, आप देख रहे हैं। और ये जो है उसके बाद सबसे छोटा बेटा है, ठीक है। तो तोलुई की फ़ोटो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तोलुई से आगे जाके बड़ी ब्रांच निकल रही है, ठीक है, और उसके सब नाती पोते बेटे ये सब निकल के आ रहे हैं, है ना। मतलब ये तोलुई हो गया, उसका फिर बेटा मोंके हो गया, मोंके चंगेज़ खां का पोता है बेसिकली, ठीक है। कुबलाई खान हो गया, कुबलाई खां का नाम शायद आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स में आता है कुबलाई खां का नाम, ठीक है। हुलागू हो गया, ठीक है, बोके हो गया। तो ये जो फैमिली है, कौन, जोची फैमिली और ओगदाई फैमिली। चगताई तो फिर भी अपना सिमसा ठीक ठाक संभाल लेगा, जोची और ओगताई के साथ में छोटे भाई की नहीं बनेगी, सबसे बड़े भाई मझले भाई की और छोटे भाई की नहीं बन रही है। क्लियर है ये। सो जोची एंड ओगदेई, दीज टू वर मार्जिनलाइज बाय द तोलुईद ब्रांच, मतलब
सबसे छोटा वाला बेटा जो है इसने अपने बेटों वोटों के साथ में पूरे परिवार के साथ में नाक में दम करना शुरू कर दिया। तो इनके बीच में जब कैंपेन्स होते थे ना, तो कैंपेन्स में किस एरिया में ज़्यादा रिसोर्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, कौन सा ज़्यादा पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से कई बार क्लैशेस होने लग जाएंगे। और ज़्यादा बड़े बड़े जिन एरियाज़ पर कब्जा है वो पहले से तोलुइद का है, तोलीद वाली ब्रांच का है, ठीक है, यानी तोलुई और उसके ही पुत्रों का है। तो जोशी लोग भी कहेंगे कि भैया हमको भी थोड़ा सा देख लो, है ना, हमारा भी थोड़ा सिस्टम जमा दो, पिताजी तो हमारे भी थे उतने ही, है कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे पिताजी थे। तो यहाँ से सिचुएशन जो है वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो एक ओवरव्यू देख लिया आपने, अब एकदम बुक के लाइन के हिसाब से चलते हैं। चंगेज खान नेम्ड हिज थर्ड सन द उगदई एज हिज हेयर। चंगेज खान ने मृत्यु के समय ड्यूरिंग द डेथ उगदई, और उसका कारण क्या है? उगदई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। इस तोलुई बल्कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा क्या है, एम्बिशियस है। लेकिन चंगेज़ खान इस बात को समझ रहा था कि एम्बिशियसनेस कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है ना। तो उगदई जो है वो मिला के चलने वाला है। और उगदई का चंगेज़ खान के टाइम पर, जब तक चंगेज़ खान जीवित रहा, तो चंगेज़ खान ने ऑब्जर्व किया कि इसका किसी भी भाई के साथ में कभी भी कोई क्लैश नहीं हुआ। वो तो अभी बन रहा है क्लैश इसलिए बन रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही हैं, ठीक है। उस समय फादर का सिस्टम चलता था, फादर का ही सब कुछ चलता था, अब सब अपने अपने हिसाब से चलाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है क्लैशेस बनेंगे। तो जब चंगेज़ खां का ज़माना था, तो चंगेज़ खां के ज़माने में जो तीसरा बेटा है उगदई, इसके साथ कभी किसी बेटे की कोई क्लैश हुई ही नहीं। इसने हमेशा उसको अवॉइड भी किया और साथ में मैच्योरिटी दिखाते हुए थोड़ा सा उसको मैनेज भी किया। एट द सेम टाइम हमेशा ही रिमेन लॉयल फॉर हिज फादर चंगेज़ खान। सो ही चंगेज़ खान वॉज इम्प्रेस्ड। छोटे बेटे को भी मानता है, मैंने कहा ना, छोटे बेटे को बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा मानता है, लेकिन गद्दी जब देगा तो वो किसको देगा? उगदई को देगा। क्लियर है? चलो, तो 1227 में व्हेन चंगेज़ खान डाइड, ही नॉमिनेटेड, और यू कैन से ही हैज़ मेड उगदई एज हिज हेयर, यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाएगा अपने तीसरे बेटे को। क्लियर है? 1229 में 2 साल बाद थोड़ा सा जो मनमुटाव है या कुछ इस तरीके से नहीं मान रहे हैं या एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि वापस से जो कुरलताई 1206 में हुई थी ना, जिसमें तिमुजिन को चंगेज़ खान एक्सेप्ट किया गया था, सारे कबीले के लोग, या हम कहें जो मंगोल्स की एक उनकी इंटरनल महापंचायत है, वो ऑर्गेनाइज की गई इन 1229। 1229 में एक महापंचायत ऑर्गेनाइज की गई कुरलताई जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसने उगदई को क्या किया? फॉर्मली इलेक्ट किया। मतलब समझ रहे हो कि चंगेज़ खान ने तो नॉमिनेट कर ही दिया, अब चंगेज़ खान ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तो लोगों को भी एक था कि भाई बाकी लोग भी अपना एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस दे दें कि हाँ, वी आर एक्सेप्टिंग उगदई एज द नेक्स्ट चंगेज़ खान और नेक्स्ट खान। कुल मिला के खान का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, ठीक है, ये पहले भी हमने डिक्लेयर कर दिया। तो खान का मतलब ये होता था लीडर। सो खान वर्ड जुड़ा आपके नाम के साथ, मतलब लीडर, कुल मिला के ऐसा। तो दे ऑल इन 1229 ऑल दी क्लैंस, जितने भी कबीले वगैरह थे, उन्होंने इस महापंचायत में कुरलताई में उगदई को एक्सेप्ट कर लिया, अपने लीडर के तौर पर इलेक्ट कर लिया। चलो, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब 1227 से 41 तक एक्सपेंशन चला उगदई के अंडर में। इसी में बेसिकली जो है वो 1236 से 1241 वाली जो फेज़ आ गई, ये फेज़ इसलिए है क्योंकि इस दौरान सबसे एग्रेसिव जो है वो वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ सबसे एग्रेसिव एक्सपेंशन होंगे। सो अब इस दौरान उगदई अपनी स्किल को बढ़िया और पॉलिश करता हुआ एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा। और इसके बस वही थे कि भाई अपने इस भाई को इस एरिया में भेज दें, इस भाई को इस एरिया में भेज दें। लेकिन अब बाकी के भाई जो है वो भी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि थोड़ा हमारी एम्बिशियसनेस के हिसाब से हमको जगह मिले, है ना, हमको भी कुछ आगे जाके वो मिले। हमेशा हम एक, है ना, सबऑर्डिनेट के तौर पर ना रहें, हम भी एक अलग अपनी आइडेंटिटी बना दें। चलो, तो दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन उगदई वॉज द लीडर, और मुगल आर्मीज को सक्सेस भी मिल रही, मंगोल आर्मी को सक्सेस भी मिल रही है, ठीक है। डिस्पाइट मिलिट्री सक्सेस, स्ट्राइफ कंटिन्यूड विद इन द मंगोल रैंक्स, ठीक है। क्या होता था, मंगोल रैंक का जो सिस्टम है, इस मंगोल रैंक के सिस्टम में क्या होता था कि हमेशा जो भी रैंक होगी ना, इस रैंक के हिसाब से उसको
उसका जो सोशल स्टेटस होता था और उसका जो पॉलिटिकल स्टेटस होता था वो भी तय होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही वाला सिस्टम आगे जाके मंगोल का जो सिस्टम है, यही वाला सिस्टम जाके आगे मुगल अपनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसमें सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस भी जो होता था वो रैंक के हिसाब से तय होता था। मतलब आपकी जो भी रैंक होगी, जो आप सेनापति हैं या सेना में जो भी एक इम्पॉर्टेंट आपकी पोस्ट है, उस हिसाब से फिर आपको क्या होगा, घोड़े वगैरह हो गया, रेवेन्यू हो गया, है ना, एक बड़ा इलाका हो गया, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मिलिट्री सक्सेस तो प्रॉपर मिल रही थी इन लोगों को, जीतते चले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी दौरान स्ट्राइफ, यानी अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड से ले रहा हूँ, पहले मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब मैं पूरा बैकग्राउंड से एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि क्या शुरू हुआ, कि ओगदेई खां के नेतृत्व में वापस से एक्सपेंशन शुरू हुआ। जिन जिन एरियाज पे प्रॉपर कॉन्सोलिडेशन और एक्सपेंशन नहीं हो पाया था, तो ओगदेई ने फिर से शुरू किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जीत भी हो रही है, लेकिन इसी दौरान भाइयों के बीच में थोड़ी थोड़ी कड़वाहट भी हो रही है। और वो किस चीज़ को लेके हो रही है कि हमको भी कुछ वैसा ही पद मिलना चाहिए, जैसे ओगदेई जो है ना, जिस रैंक पर है उससे बहुत कम नहीं तो उसके लगभग बराबर, उसके ऊपर नहीं तो उसके बहुत नीचे भी नहीं, उसके आसपास की रैंक चाहिए हमको। अब उसके पास की रैंक कहाँ से मिल जाएगी तुमको, है ना, उसको तो चंगेज़ खान ने अपना सक्सेसर बनाया है। चलो, डिसेंडेंट्स ऑफ जोची एंड ओगदेई, ठीक है, अलाइड टू कंट्रोल द ऑफिस ऑफ द ग्रेट खान। तो जब ये स्ट्राइफ क्रिएट हुई तो 4 भाई हैं इनमें, और 4 भाइयों में से 2 भाई जो है इनकी अपनी अलायंस क्रिएट हो गई। बड़ा भाई जो हो गया जोची, और तीसरा जो थर्ड हो गया, थर्ड सन अगताई, दे हैव मेड एन अलायंस। इनकी अपनी एक अलायंस बन गई, इनका अपना एक संगठन बन गया, ध्यान रखना। ठीक है, और इनका संगठन जो है ये कोशिश करेगा कि इनके फेवर वाले जो लोग हैं ये इंपॉर्टेंट रैंक्स पर बैठे। जोची और ओगदेई के सपोर्टर्स या जिनको इन लोगों ने फेवर किया है, इनके डियर मोस्ट, दे वर होल्डिंग द इंपॉर्टेंट रैंक्स। और इस इशू को लेके फिर से ये वाला जो मामला है ये और तूल पकड़ना शुरू कर देगा। पहले तो थोड़ा सा लोग डिस्कंटेंट शो करेंगे, लेकिन जब ये 2 फैमिलीज आपस में एक हो गई, या कह सकते हैं कि 2 फैमिली की आपस में अलायंस हो गई, और इन्हीं के लोग इंपॉर्टेंट रैंक पर बैठ रहे हैं, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है बाकी लोग जो है उनको थोड़ा सा समस्या होगी। दीज इंटरेस्ट वर मोर इंपॉर्टेंट देन द परसूट ऑफ द कैंपेन्स इन यूरोप। अब देखो, मतलब अलायंस बनाना, अपने खास लोगों को इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स में लीड करने के लिए भेजना, लूट का हिसाब किताब रखना, इम्पॉर्टेंट रैंक्स जो है वो ऑफ़र करना या उस पर अपॉइंटमेंट्स करना, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि जो कैंपेन्स हैं अब इस समय जो है वो वेस्ट की तरफ और आगे बढ़ गए थे मंगोल लोग, और इस समय जो कैंपेन्स चल रहे थे वो यूरोप की तरफ कैंपेन्स चल रहे थे, ध्यान रखना। तो यूरोप के कैंपेन्स, मतलब हमारा युद्ध जो है वो थोड़ी देर के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन हमारा इंटरनल जो है मामला हमारे हिसाब से चलना चाहिए ऐसा, या मतलब कभी ऐसी गड़बड़ी आएगी इंटरनल स्ट्राइप से तो आप कैंपेन बल्कि रोक दो। ठीक है, तो एक कैंपेन से प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, क्लियर है। मीन्स दीज इंटरेस्ट वर मोर इंपॉर्टेंट देन द परस्यूट ऑफ द कैंपेन्स इन यूरोप। पहले ये होना चाहिए ना कि पहले हम जीत लें इस एरिया को और अपने सारे अंतर खत्म करें, चलो लड़ाई झगड़ा या जो भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को हम लेट्स कीप असाइड एंड देन फोकस ऑन द कैंपेन। तो पहले हम प्रॉपर इस कैंपेन को कंप्लीट कर लें, इसके बाद वी कैन डिवाइड इट, या जो भी इस रैंक से रिलेटेड इशू है हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसा नहीं है, डिफरेंस जो है वो इतने ज़्यादा अराइज हो जाएंगे कभी कभी कि उन डिफरेंसेस की वजह से कैंपेन्स में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा यहाँ से। विद द एक्सेशन ऑफ मोंके, अ डिसेंडेंट ऑफ तोलोईद, ठीक है, जो कि चंगेज़ खान का यंगेस्ट सन है, कैंपेन वर स्टार्टेड इन ईरान। अब देखो बीच में कैंपेन सफ़र कर रहे हैं, तो 1242 के बाद जो कैंपेन सफ़र कर रहे हैं ये इसी इशू की वजह से सफ़र कर रहे हैं कि आपस में स्ट्राइफ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि भाई वो कहेगा कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, और उसको जाने भी नहीं दूंगा। मतलब मान लो जोची और ओगदेई के अपॉइंटेड लोग हैं और उनको यूरोप के किसी कैंपेन में भेजा गया है, तो तोलवीद ब्रांच के जो लोग हैं वो कहेंगे वो जाएगा तो उसको वहीं पे, है ना, टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उसके जाने मत देना उसको। तो इस तरह का इंटरनल सिचुएशन हमको देखने को मिलता है। तो आप देखोगे कि समस्या और भारी बढ़ती चली गई, और क्या हुआ आगे जाके, विद द एक्सेशन ऑफ मोंके, ठीक है। मोंके कौन है? मोंके तोलवी का बेटा है। अभी मैंने आपको ट्री दिखाया था जो, ठीक है, ये जो आपको ट्री दिखाया था, ये
ये तौलवी का जो सबसे बड़ा बेटा है वो है मोंके, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर यस, विद द एक्सेशन ऑफ द मोंके, मोंके जो है वो गद्दी पर बैठेगा आगे जाके, जो कि तौलवी का सबसे डिसेंडेंट ऑफ तौलवी, चंगेज खान यंगेस्ट सन, मतलब चंगेज खान के सबसे छोटे बेटे का बड़ा बेटा ऐसा। कैंपेन वर अगेन स्टार्टेड इन ईरान। अब ईरान जिस पर चंगेज खान के ज़माने में कब्जा हुआ था, ध्यान रखो 1227 के पहले कब्जा हुआ था, वो एरिया इनके इंटरनल स्ट्राइव की वजह से इनके हाथ से निकलती हुई जैसी स्थिति आ गई और इनको वापस से फिर से एनर्जी लगा के उस एरिया को अपने अंडर में लाने की कोशिश करनी पड़ रही। तो 1250 के आसपास जब कैंपेन शुरू किया इन लोगों ने, ठीक है, तो फिर इनको लगा यार ईरान हमारे हाथ से निकल जा रहा है, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ट्रेड वेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, इसलिए उनको ये लगा कि पहले इस एरिया को अपने कब्जे में किया जाए। अच्छा, इस तरफ कैंपेन शुरू तो हुए, ठीक है, लेकिन बीच में ही एक तरफ इनके कैंपेन्स चल रहे हैं और कैंपेन्स में ये लोग पूरी एनर्जी लगा के लड़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी समय इसके पिता का यानी मोंके के फादर का, तौलवी का इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गया। उसको लगा यार ठीक है, मतलब यहाँ तो ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, अभी चाइना थोड़ा सा, चाइना में फिर से डिस्टर्बेंस है और चाइना में हमारी सिचुएशन थोड़ी कमज़ोर हो रही, तो अभी चाइना पे ध्यान दो, फिर ईरान पे ध्यान देंगे। मतलब एक को कंप्लीट किया नहीं और दूसरे की तरफ। तो तौलवी द इंटरेस्ट इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चाइना इंक्रीजेज अराउंड 1260। अचानक से दिमाग में ना, मतलब बैठे बैठे सदमा आ रहा कुछ भी। तो 1260 के आसपास, जबकि कैंपेन ईरान में ऑलरेडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तौलवी ने जो है वो आर्मीज़ को किधर जाने के आदेश दिए, या आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है वो किधर करने का आदेश दिया गया, चाइना की तरफ करने का, और तौलवी खुद इसको लीड करने के लिए जाएगा। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो जो ईरान में कैंपेन चल रहे हैं ऑब्वियस सी बात है सफ़र करेंगे ना। चलो, सो इन दिस वे फोर्सेस एंड सप्लाईज, ऑब्वियस सी बात है सेना और जो सप्लाई वगैरह है, आर्मी की जो सप्लाई है वो कंप्लीटली डाइवर्ट कर दी गई चाइना की तरफ। तो एक तो ईरान में फोर्सेस की कमी पड़ गई, देयर वाज स्कैर्सिटी, कमी पड़ रही है, ठीक है। एक तो सैन्य बल की कमी पड़ गई आपको कहाँ पर, ईरान में सैन्य बल की कमी के साथ साथ सप्लाई भी अब उतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो आर्मी जो है भूखे पेट थोड़ी लड़ती है। जब आप प्रॉपर सप्लाईज नहीं दोगे, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दोगे, प्रॉपर असिस्टेंस और हेल्प नहीं दोगे उनको, तो उनका भी मोरल डाउन होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिफीट मिलेगी फिर आपको, और क्या, क्योंकि अब ज़्यादातर सप्लाईज उस तरफ जा रही है जहाँ मेन एम्परर लोग जा रहे हैं ना। तो तौलवी खुद चाइना के एक्सपेडिशन पे है, कैंपेन पे है, एक्सपीडिशन या कैंपेन एक ही बात हो गई, ठीक। तो ज़्यादातर लोग उधर जाना शुरू करेंगे। तो अब तौलवी भाई साहब जो हैं वो, उनका इंटरेस्ट जा रहा है चाइना की तरफ। Because of that, Mongols fielded a small understaffed force. इस कारण की वजह से, जैसा कि आपने देखा अभी ईरान पे तो मान लो किसी तरीके से हो गया, लेकिन ईरान से जब और आगे बढ़े, नॉर्दर्न अफ्रीका की तरफ का एरिया जीतने के लिए गए और इजिप्ट का नंबर आया कि इजिप्ट को अब हम जीत लें। तो इजिप्ट में इन्होंने क्या की, छोटी सैन्य टुकड़ी, अंडर स्टाफ फोर्स को, जो कि इजिप्ट की फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ठीक ठाक नहीं है, ऐसी आर्मी को, ऐसे सैन्य बल को जो है वहाँ पर भेज दिया कैंपेन में, मिशन में, ठीक है, इजिप्टियन मिलिट्री के सामने। इजिप्टियन मिलिट्री जो है उन्होंने कहा कि क्या करने आए हो भाई तुम लोग, है ना, ऐसी पिटाई करेंगे कि हालत ख़राब हो जाएगी। और वही हुआ, इजिप्टियन मिलिट्री डिफीटेड द मंगोल आर्मी, और नॉट ओनली डिफीटेड, जम के पिटाई हुई उनकी सबकी, ठीक है ना। सो देयर डिफीट एंड द इंक्रीजिंग प्री ऑक्यूपेशन विद चाइना ऑफ तौलवी फैमिली मार्क द एंड ऑफ द वेस्टर्न एक्सपेंशन। यानी यहाँ से एक सिचुएशन, बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन तौलवी फैमिली के लिए क्रिएट हुई। क्या, द इजिप्टियन मिलिट्री डिफीटेड द मंगोल आर्मी, ठीक है, एंड देयर इंक्रीजिंग प्री ऑक्यूपेशन, मीन्स कहने का कि उनका जो एडवांसमेंट हो रहा था, इस एडवांसमेंट को भी इन लोगों ने क्या किया, दे जस्ट पुट अ कंप्लीट स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप जो है वहाँ पे लगा दिया इनके कैंपेन्स में, जो इनका बहुत आगे जाके अलग अलग टेरिटरीज़ को, अब यूरोप की तरफ और आगे जाने का प्लान था। तो इस तरीके से इनका जो ऑक्यूपेशन का कैंपेन चल रहा था कि हम अलग अलग टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते चलें, ठीक है। इन फैक्ट चाइना में जो इनका
ऑक्यूपेशन चल रहा है वो भी प्रभावित हो गया। क्यों प्रभावित हो गया? क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी भारी डिफीट हो रही है, तो दो चीज़ें होंगी ना, आपको उनकी हेल्प के लिए थोड़ा बहुत तो भेजना पड़ेगा, तो ना वहाँ सफिशिएंट हो पा रहा है ना यहाँ सफिशिएंट हो पा रहा है। मतलब कुल मिला के तौलुई के लिए ऐसी सिचुएशन हो गई बीच में कि उसका वेस्टर्न जो एक्सपेंशन है वो तो खत्म हो गई, वेस्टर्न एक्सपेंशन जो है उसके साथ साथ चाइना के साथ जो यहाँ पे टसल चल रही है उसको भी प्रभावित करेगा ये चीज़। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू सोशल स्कूल। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, होपफुली आप बहुत बढ़िया से अपने सारे टॉपिक्स करते चल रहे हैं। अभी तक हमने आपका जो ये नोमैडिक एम्पायर वाला चैप्टर था, इसमें करियर ऑफ चंगेज़ खान तक की कहानी कंप्लीट कर ली। लास्ट वीडियो में आपने समझ लिया कि कैसे नोमैडिक एम्पायर बना, मीन्स द पीपल हु वर बेसिकली नोमैडिक, हाउ दे हैव क्रिएटेड वास्ट एम्पायर। तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की किन लोगों ने? जो घुमक्कड़ थे, नोमैडिक थे, खानाबदोश थे, एक जगह नहीं टिकते थे। और इनका लीडर कौन था? चंगेज़ खान। तो आपने समझ लिया कि कैसे चंगेज़ खान का करियर जो है वो एक छोटे कबीले से इतने बड़े साम्राज्य तक बढ़ा। अब आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चंगेज़ खान के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द चंगेज़ खान। तो आपने ये देख लिया था चंगेज़ खान की बर्थ कब हुई थी और उसका कैसे एक्सपेंशन उसने किया, ग्रोथ पूरी, और उसके बाद उसकी डेथ तक, वो हमने सारा कुछ देख लिया था, है ना। बर्थ से डेथ तक की पूरी कहानी, तो वो पूरा टॉपिक था करियर ऑफ चंगेज़ खान। उसको देख लिया होगा तो आगे समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, और नहीं देखा है तो उसको जल्दी से आगे देख लो। तो उसके बाद फिर आप ये वाला बहुत आसानी से समझ जाओगे। इसमें आप क्या समझने वाले हो? द मंगोल्स आफ्टर चंगेज़ खान, यानी कि क्या हुआ मंगोल्स का, कितना ग्रोथ हुई और आगे कितना और एक्सपेंशन हुआ, क्या कोई सिविल अनरेस्ट हुआ, क्या इनके बीच में कोई डिसकंटेंट हुआ, ये सारी चीज़ें समझेंगे हम इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में कि किस तरीके से। तो एक बार जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा 1167, दिस वाज द बर्थ ईयर ऑफ द तेमुजिन। तेमुजिन वाज द नेम ऑफ चंगेज़ खान, द चाइल्डहुड नेम, और बेसिकली यू कैन से द एक्चुअल नेम। द एक्चुअल नेम ऑफ चंगेज़ खान वाज तेमुजिन, एंड दिस नेम वाज गिवन, ये नाम इसलिए दिया गया था बिकॉज व्हेन ही वाज बॉर्न देयर वाज अ ब्लड क्लॉट इन हिज हैंड, मुट्ठी बांधे हुए था, उसमें ब्लड क्लॉट था, तो इसलिए ऐसा समझा लोगों ने, कबीलाई जो लोग थे उन लोगों ने जो कुछ भी इसके इंडिकेशन समझे, उसका इंडिकेशन ये था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, यानी मजबूत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान है। तो इस तरीके के उनको लगा और उन्होंने इसका नाम रखा उसी से रिलेटेड तेमुजिन। तेमुजिन का मतलब होता है पर्सन विद आयरन विल, या आप कह सकते हैं ब्लैक स्मिथ, मतलब थोड़ा सा आयरन से रिलेटेड है। कुल मिला के कुछ भी हो, हम समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो तेमुजिन हो गया। तेमुजिन के बाद फिर आपने देखा कि अगले 10 सालों में इसको बहुत ज़बरदस्त संघर्ष का सामना करना पड़ा। फादर को पॉइजन दे दिया गया, इसकी वाइफ जो है उसको एबडक्ट कर लिया गया, इसके अलावा इसकी मदर जो है वो कबीले से निकाल दी गई, और वो यानी चंगेज़ खान बाकी तेमुजिन मतलब बाकी सारे भाई बहनों के साथ यहाँ वहाँ की बेचारा ठोकर खाता हुआ घूम रहा है। तो थोड़ा सा सैड स्टोरी आ गई यहाँ पे पिक्चर में, है ना। तो जैसा पिक्चर की शुरुआत में होता है ना, देखते हो कि हीरो बेचारा यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, कुछ इस टाइप का सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो शुरुआत के जो 10 साल हैं बहुत ही खतरनाक गुजरे। इनफैक्ट इसको खुद को भी कुछ कबीले के लोग जो हैं, इसके राइवल कबीले वाले जो लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं, इन्होंने बंदी बना लिया, स्लेव की तरह रखा, इसको बंदी बना के रखा। फिर वहाँ से ये बोगुर्चू, इसका जो दोस्त है, उसकी हेल्प से बाहर निकलता है। सो दीज वर द ईयर्स ऑफ slavery and the struggle from 1160 to 70, means the initial 10 years were the years of struggle, संघर्ष से भरे हुए साल थे। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। संघर्ष जो है अब वास्तविकता में कैसा है, हाँ पहले थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता हुआ और धीरे धीरे आगे अपने एक्सपेंशन की तरफ सोचेगा। तो 1170 से 80 के बीच में तो बहुत छुटपुट कबीलाई अटैक जो है वो हुए, लेकिन बाद में इसने 1180 से 1190 के बीच में आप देखोगे कि बड़ी अलायंस फॉर्म की। इनफैक्ट आप देखते हैं कि जमुका है, तुगरील खान है, जिसे आप ओंग खान भी कहते हैं, इन लोगों को डिफीट करेगा, ठीक है ना। और इनफैक्ट तुगरील खान से पहले इसने दोस्ती की, क्योंकि तुगरील खान उस समय थोड़ा सा मजबूत पर्सनालिटी है, तो उससे दोस्ती करके बाकी सारे लोगों को इसने डिफीट किया और फिर उसको खुद को भी मार दिया। तो ये उसका अलायंस का टाइम पीरियड है। और इस तरीके से 1203 आते आते 1203 आते आते इसने लगभग सारे राइवल्स जो थे, अपोजिशंस जो थे, उनको
समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और अब था वो समय, वो टाइम कि एक छत्र राज्य करेंगे अपन, कोई भी हमारा राइवल नहीं है, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसको और एक आध साल लगेंगे प्रॉपर कंसोलिडेट करने में और एक बड़ी आर्मी बनाने में, बड़ा अलायंस बनाने में। 1206 में व्हेन देयर वाज नो राइवल, देयर वाज नो एनी क्लैन, देयर वाज नो एनी फैमिली और ग्रुप हु कैन स्टैंड अगेंस्ट द चंगेज खां। कोई भी ऐसा नहीं हो जो चंगेज खां के सामने खड़ा हो सके, है ना। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, जितने कबीलाओं को इसने हराया वगैरह था और सारे जो बाकी उस समय अलग अलग आइडेंटिटी वाले कबीले थे, उन सब की एक कॉमन पंचायत, महापंचायत हुई, उन सब की कॉमन एक मीटिंग हुई, ध्यान रखना। ठीक है, उस कॉमन मीटिंग में तेमुजिन इन 1206 तेमुजिन वाज प्रोक्लेम्ड एज द चंगेज खान। इसका मतलब द यूनिवर्सल रूलर ऑफ मंगोल्स, मींस ऑल द क्लैंस ऑफ मंगोल ट्राइब और इनफैक्ट जो दूसरी आसपास की और ट्राइब्स थी, दे एक्सेप्टेड तेमुजिन एज देयर सुप्रीम रूलर। और यहीं से इसका नाम पड़ गया चंगेज खान। चंगेज खान का मतलब ही क्या है, यूनिवर्सल रूलर या सुप्रीम रूलर। इन दिस वे यू कैन से तेमुजिन बिकेम चंगेज खान। तो ये पूरी कहानी है उसके तेमुजिन से चंगेज खान बनने की। 1206 से 1227 के आसपास एक्सपेंशन किया इसने। आपने देखा कि इसके शुरुआती एक्सपेंशन जो थे वो चाइना की तरफ फोकस थे। चाइना को पूरी तरह 100% नहीं जीता, मतलब पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद उसने ऑक्यूपेशंस जारी रखे हालांकि वहाँ, और बाकी दूसरे डायरेक्शंस की तरफ भी मुड़ गया। ठीक है, और फिर इसके अलावा सेंट्रल एशिया की बाकी कंट्रीज से